क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी काम करने बैठे हैं और 5 मिनट बाद खुद को फ़ोन पर रील स्क्रॉल करते हुए पाया? हाँ, या फिर पढ़ाई शुरू की और मन मन कहीं और ही भड़क गया। बिल्कुल। आजकल हर कोई मुझे लगता है ध्यान भटकने और इस बोरियत से परेशान है। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक मानसिक सुपर पावर हो, हाँ, जिससे हम पढ़ाई, बिज़नेस या किसी भी क्रिएटिव काम में घंटों तक फोकस बनाए रख सकें। और आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं वो इसी सुपर पावर का राज खोलती है। इसका नाम है फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, जिसे लिखा है मिहाली चिक्सिंट-मिहाल ने। हाँ, और ये किताब उस जादुई मानसिक अवस्था के बारे में है, जिसमें इंसान अपनी क्षमताओं के बिल्कुल चरम पर प्रदर्शन करता है और इसे इसमें मज़ा भी आता है। तो चलिए इस आइडिया को ठीक से समझते हैं। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि लेखक ने इसकी शुरुआत सीधे फोकस या प्रोडक्टिविटी से नहीं की। नहीं, बल्कि खुशी की एक 2300 साल पुरानी खोज से की है। अरस्तु के समय से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। सही बात है। आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आराम है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या हम ज्यादा खुश हैं? मुझे तो नहीं लगता। शायद नहीं। और यही यही इस किताब का शुरुआती बिंदु है। लेखक का तर्क है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस आसमान से गिरती है। ये अच्छी किस्मत या पैसे से नहीं मिलती। ये बाहरी घटनाओं पर भी निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम उन घटनाओं को अपने मन में देखते कैसे हैं। अच्छा। असल में खुशी एक कला है, एक स्किल, जिसे हर व्यक्ति को खुद तैयार करना पड़ता है, उसे विकसित करना होता है और बचा कर रखना पड़ता है। तो जो लोग अपने अंदरूनी अनुभव, अपनी चेतना को मतलब कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हाँ, वो अपने जीवन की गुणवत्ता को खुद तय कर सकते हैं। और किताब में इसी को ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा गया है। मतलब बिल्कुल, बेहतरीन अनुभव। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि बेहतरीन अनुभव का मतलब होगा छुट्टियों में समुद्र किनारे आराम करना, लेकिन किताब कहती है बिल्कुल उल्टा। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पर जीवन के सबसे अच्छे पल हमें आराम करते हुए नहीं मिलते। तो कब मिलते हैं? ये पल तब आते हैं जब किसी व्यक्ति का शरीर या दिमाग किसी मुश्किल और सार्थक काम को पूरा करने के लिए अपनी सीमाओं तक खिंच जाता है। ऑप्टिमल एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जिसे हम खुद मुमकिन बनाते हैं। अच्छा। किताब में कुछ क्लासिक उदाहरण है, जैसे एक नाविक जब तेज हवा में लहरों के बीच अपनी नाव को संभालता है, या एक चित्रकार जब उसे महसूस होता है कि कैनवस पर रंग एक जीवित रूप ले रहे हैं। या फिर जैसे कोई गेमर जब किसी बहुत मुश्किल लेवल को पार करने में इतना खो जाता है कि उसे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। या कोई शेफ जो डिनर रश के बीच में 10 ऑर्डर्स एक साथ संभाल रहा हो। ये सब भी तो वही अनुभव हुए हैं ना। बिल्कुल। उस पल में शायद थकावट होती है, तनाव होता है, लेकिन बाद में जो संतुष्टि मिलती है वो कमाल की होती है। एकदम सही। एक तैराक की सबसे यादगार दौड़ में उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा होगा, उसके फेफड़े फटने को होंगे, लेकिन लंबे समय में यही अनुभव उसे महारत और संतुष्टि का एहसास कराते हैं। और इसी शक्तिशाली, आनंददायक और पूरी तरह से केंद्रित अनुभव को समझाने के लिए लेखक ने फ्लो शब्द का इस्तेमाल किया है। तो फ्लो की परिभाषा क्या है? ये शब्द आया कहाँ से? लेखक ने कलाकारों, एथलीटों, संगीतकारों, सर्जनों जैसे कई विशेषज्ञों का अध्ययन किया और पाया कि वे सब एक जैसी अवस्था का जिक्र कर रहे थे। फ्लो की परिभाषा कुछ इस तरह है। ये वह अवस्था है जिसमें लोग किसी गतिविधि में इतने शामिल हो जाते हैं कि और कुछ मायने नहीं रखता है, मतलब पूरी तरह डूब जाना। हाँ, अनुभव अपने आप में इतना आनंददायक होता है कि लोग इसे बड़ी कीमत पर भी करेंगे, सिर्फ इसे करने के लिए। ये वो अवस्था है जब आप काम में बह रहे होते हैं। ये सुनने में तो किसी योगी या महान कलाकार के अनुभव जैसा लगता है। क्या ये हम जैसे आम लोगों के लिए भी संभव है? यही तो सबसे दिलचस्प खोज है। ये अनुभव सार्वभौमिक है, मतलब पूरी दुनिया में हर किसी को होता है। हर किसी को? हाँ। लेखक की टीम ने इसे साबित करने के लिए एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें लोगों को एक हफ्ते के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पेजर दिया जाता था। पेजर? हाँ, जो दिन में कभी भी बज उठता था, और जब भी वो बजता, लोगों को एक डायरी में लिखना होता था कि वे उस पल कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ये बात तो हैरान करने वाली है कि शिकागो का एक मजदूर और कोरिया की एक बुजुर्ग महिला दोनों एक ही मानसिक अवस्था को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। हजारों अनुभवों को इकट्ठा करने के बाद पता चला कि फ्लो का अनुभव दुनिया भर में एक जैसा है। अच्छा। कोरिया की बूढ़ी महिलाओं, थाईलैंड के वयस्कों, टोक्यो के किशोरों
और शिकागो की असेंबली लाइन के मजदूरों सब ने इसे लगभग एक जैसे ही शब्दों में बयान किया। ये किसी खास संस्कृति या वर्ग तक सीमित नहीं है। तो इससे तो यही सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी जादुई परिस्थितियां हैं जो हमें इस फ्लो की अवस्था में ले जाती हैं? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, एक तरह से है। किताब में इसका एक पूरा ढांचा दिया गया है। फ्लो की अवस्था में जाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। ओके। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है कौशल के अनुरूप एक चुनौतीपूर्ण गतिविधि। कौशल और चुनौती। हाँ, इसे समझने के लिए किताब में एक ग्राफ दिया गया है। सोचिए, एक तरफ चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ हमारे कौशल। जब चुनौती हमारे कौशल से बहुत कम होती है तो हम बोरियत महसूस करते हैं। बोरियत? हाँ, जैसे एक एक्सपर्ट टेनिस प्लेयर किसी नौसीखिए के साथ खेलेगा तो बोर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, और इसका उल्टा भी तो होता होगा। खराब हो जाएगी। उसी स्थिति को किताब में चिंता यानी एंग्जाइटी कहा गया है, जब चुनौती हमारे कौशल से बहुत ज्यादा होती है। तो फ्लो कहाँ है? फ्लो की अवस्था इन दोनों के बीच के एक चैनल में होती है, जब चुनौती और कौशल में एक नाजुक संतुलन हो। काम इतना मुश्किल हो कि हमें पूरा ध्यान लगाना पड़े, लेकिन इतना भी मुश्किल ना हो कि हम उसे कर ही ना पाएं। समझ गया, ठीक बीच में। हाँ, और यही संतुलन हमें धीरे धीरे और जटिल चुनौतियों और कौशलों की ओर ले जाता है, जिससे हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। ठीक है, तो पहला नियम है चुनौती और कौशल का संतुलन। और क्या जरूरी है? दूसरा तत्व है काम और जागरूकता का विलय। यानी जब कोई व्यक्ति काम में इतना डूब जाता है कि गतिविधि सहज हो जाती है, उसे खुद के और काम के बीच का फर्क महसूस नहीं होता। हाँ, एक डांसर के शब्दों में आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होता है। आप जो कर रहे हैं पूरी तरह से उसमें शामिल होते हैं। आप काम कर नहीं रहे होते, आप खुद वो काम बन जाते हैं। तीसरा तत्व शायद सबसे जरूरी है, स्पष्ट लक्ष्य और तत्काल प्रतिक्रिया। मुझे लगता है वीडियो गेम्स इसीलिए इतने एडिक्टिव होते हैं। आपको पता होता है कि क्या करना है और हर सेकंड आपको फीडबैक मिलता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत। आपने एकदम सही उदाहरण दिया। यही बात हर फ्लो गतिविधि पर लागू होती है। टेनिस खिलाड़ी को पता है कि उसे गेंद को कोर्ट में वापस मारना है, और हर शॉट के बाद उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो सफल हुआ या नहीं। यही तत्काल प्रतिक्रिया उसे पूरी तरह से खेल में डुबोए रखती है। बिल्कुल। अगर आपको पता ही ना हो कि आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं तो मन भटकने लगेगा। और आखिरी तत्व है कार्य पर पूरी एकाग्रता। फ्लो की अवस्था में हम जीवन के सभी अप्रिय पहलुओं को भूल जाते हैं। मन में किसी और चिंता या अप्रासंगिक जानकारी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। एक बास्केटबॉल खिलाड़ी का अनुभव है, कोर्ट बस वही मायने रखता है। जैसे ही आप खेल में आते हैं बाकी सब समस्याएं भूल जाते हैं। और जब ये सब एक साथ होता है, चुनौती, विलय, स्पष्ट लक्ष्य और एकाग्रता, तो व्यक्ति फ्लो की अवस्था का अनुभव करता है। तो ये तो हुई बाहरी शर्तें कि काम कैसा होना चाहिए, लेकिन उस अवस्था में अंदर से कैसा महसूस होता है, व्यक्ति की अपनी भावनाएं कैसी होती हैं? इसका भी किताब में बहुत अच्छा वर्णन है। सबसे पहला एहसास होता है नियंत्रण का। ये हर चीज पर वास्तविक नियंत्रण नहीं है, तो फिर? बल्कि उस गतिविधि की छोटी सी दुनिया में नियंत्रण की संभावना है। ऐसा लगता है कि उस छोटे से संसार में पूर्णता हासिल की जा सकती है। चाहे वो शतरंज का बोर्ड हो, कोड की कुछ लाइनें हो या पहाड़ की चढ़ाई। हाँ, आपको लगता है कि आप स्थिति को संभाल सकते हैं। और शायद सबसे गहरा अनुभव है आत्मचेतना का लोप। मतलब व्यक्ति ये सोचना बंद कर देता है कि वो कैसा दिख रहा है या दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, उसका अहंकार, उसका मैं कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। और यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास है। उस पल में स्व यानी सेल्फ गायब हो जाता है, लेकिन ये कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। अच्छा। अनुभव के बाद जब व्यक्ति वापस अपनी चेतना में लौटता है तो उसका स्व नए कौशल और उपलब्धियों से समृद्ध होकर और मजबूत बनकर उभरता है। क्योंकि उसने एक चुनौती पर विजय पाई है, उसने कुछ नया सीखा है। बिल्कुल। अहंकार को भूलकर ही हम असल में खुद को मजबूत बनाते हैं। और समय का क्या होता है? ये तो मेरे साथ अक्सर होता है। जब कुछ लिखने बैठता हूं तो पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे निकल गए। सही बात है। इसे समय का रूपांतरण कहते हैं। फ्लो में घंटे मिनटों की तरह बीत सकते हैं या एक सेकंड बहुत लंबा खिंच सकता है, जैसे किसी एथलीट के लिए फिनिश लाइन पार करते हुए। समय अप्रासंगिक हो जाता है। हाँ, क्योंकि ध्यान पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने फ्लो की शर्तों और उसके अनुभव के बारे में बात की, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है?
खासकर उन लोगों के लिए जो बोरिंग काम करते हैं? इसका जवाब ऑटोटेलिक अनुभव के आइडिया में छिपा है। ऑटोटेलिक, ये क्या है? ऑटोटेलिक एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है एक ऐसी गतिविधि जिसका लक्ष्य वो खुद हो, यानी कोई ऐसी गतिविधि जो अपने आप में फायदेमंद हो, जिसका कोई बाहरी इनाम या लक्ष्य न हो। जैसे संगीत बनाना सिर्फ संगीत बनाने के लिए? हाँ, या कोई खेल खेलना सिर्फ खेलने के आनंद के लिए। ये ऊब और जीवन के बेमतलब होने की भावना का ठीक उल्टा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों में ये क्षमता ज्यादा होती है? क्या कोई ऑटोटेलिंग व्यक्तित्व जैसी चीज होती है जो किसी भी काम में मजा ढूंढ लेते हैं? हाँ, किताब इसी की बात करती है। कुछ लोग होते हैं जिनमें ऑटोटेलिक व्यक्तित्व होता है, वो कहीं भी फ्लो खोज सकते हैं। मतलब वो अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं और उबाऊ से उबाऊ स्थितियों को भी आनंददायक बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं है? मतलब एक असेंबली लाइन पर दिन में हजारों बार एक ही स्क्रू कसने वाले इंसान के लिए अपने काम को खेल में बदलना क्या वाकई मुमकिन है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, लेकिन किताब इसका जवाब असली लोगों के उदाहरणों से देती है। एक उदाहरण सेराफीना का है, जो एक फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर काम करती थी। उसका काम बेहद नीरस था, लेकिन उसने उसे खेल में बदल दिया। उसने हर पुर्जे को लगाने में लगने वाले समय का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया और फिर हर बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करती। अरे वाह! उसने अपने काम में खुद के लिए एक चुनौती और तत्काल प्रतिक्रिया का सिस्टम बना लिया। इससे उसका नीरस काम एक आनंददायक फ्लो गतिविधि बन गया। यानी उसने बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदला, बल्कि उस काम को देखने के अपने नजरिए को, अपने मन के अनुभव को बदल दिया। बिल्कुल। एक और उदाहरण जो नाम के एक वेल्डर का है, वो भी अपने नीरस काम को एक कला की तरह देखता था। हर वेल्ड को निखुद बनाने की कोशिश करता था, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे करते हैं। ऑटोटेलिक व्यक्तित्व वाले लोग अपनी चेतना पर नियंत्रण रखना जानते हैं और इसलिए वे अपने जीवन की गुणवत्ता को बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने देते हैं। तो आज की चर्चा को अगर संक्षेप में देखें तो फ्लो कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये गहरी एकाग्रता और आनंद की एक ऐसी अवस्था है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। हाँ, ये कोई जादू नहीं है। ये बस स्पष्ट लक्ष्यों, कौशल, चुनौती, संतुलन और पूरी एकाग्रता के साथ गतिविधियों को डिजाइन करने के बारे में है, चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो या कोई हॉबी। जबरदस्ती करने से या इच्छा शक्ति से नहीं आती। तो फिर कैसे आती है? वो तब आती है जब हम अपने मन के पूरी तरह से डूब जाने के लिए सही परिस्थितियां बनाते हैं। ये किसी भी काम को, चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, एक फ्लो पैदा करने वाली गतिविधि में बदलने की कला है। ये बोरियत और चिंता के बीच उस सुनहरे रास्ते पर चलने की कला है जहां विकास और आनंद दोनों एक साथ मिलते हैं। बिल्कुल। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि फ्लो का उद्देश्य बहते रहना है, किसी अंतिम मंजिल पर पहुंचना नहीं। मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी है। और यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, अगर लक्ष्य मंजिल नहीं बल्कि फ्लो की अवस्था में रहना ही है, तो आज की कौन सी एक छोटी सी गतिविधि को सिर्फ उसके अनुभव के आनंद के लिए एक फ्लो एक्टिविटी में बदला जा सकता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो, तो कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए। आपकी एक लाइन हमें और बेहतर करने की ताकत देती है। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कभी कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं।